गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्लांट ब्रीडिंग। इससे पहले हमने एनिमल ब्रीडिंग को पूरे अच्छे तरीके से हमने कवर किया और उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने उसको आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वो एनिमल ब्रीडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। एनिमल ब्रीडिंग की मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको याद रखनी है। तो एनिमल ब्रीडिंग में आपने पढ़ा कि एक एनिमल है जो कि मैक्सिमम दे सकता है 70%, लेकिन वो दे कितना रहा है 25%। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बच्चा है जिसके कि मार्क्स आ रहे हैं 100 में से 70, लेकिन वो मार्क्स ला कितना सकता है, तो 100 में मतलब वो मार्क्स ला सकता है 100 में 70, लेकिन वो ला कितना रहा है 25, मतलब वो फेल हो जा रहा है। तो हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनसे हमें जितने प्रोडक्ट्स की प्राप्ति हो सकती है उतने प्रोडक्ट्स की प्राप्ति हमको वहाँ से हो नहीं रही है। तो दैट मीन्स हम भी कहीं ना कहीं और हमारे एनिमल्स भी क्या हो जा रहे हैं, एक तरह से फेल हो जा रहे हैं। अपने जो भी हमको प्राप्त करना है उसको हम प्राप्त करने में असक्षम हो जा रहे हैं। तो हमको ऐसे कौन कौन सी टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि हम सबसे बेस्ट क्वालिटी के एनिमल्स का सिलेक्शन करें। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल काऊ ही है तो काऊ के ही बहुत सारे डिफरेंट ब्रीड्स मौजूद हैं। तो उन डिफरेंट ब्रीड्स में से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में अपनी चीज़ों को हमें प्रोवाइड कर सकता है, मैक्सिमम मात्रा में हमें अपनी चीज़ों को दे सकता है, उस ब्रीड को हम चुने वहाँ से। उसके बाद हम देखें कि उस ब्रीड के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट कौन सा है। ठीक है, देन फिर हमको क्या करना है कि उसको प्रॉपरली उसको भोजन देना है, पानी देना है और उसको तरह तरह के डिजीज़ से बचाना है। इसके लिए अगर पॉसिबल है तो डिजीज़ रेजिस्टेंस जो वैरायटी होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस जो ब्रीड होता है उसका हम सिलेक्शन करें। उसके बाद में अगर हमने पढ़ा कि आउट ब्रीडिंग हम करवा सकते हैं, अर्थात अगर वो प्रॉपर एनवायरनमेंट में ग्रो करने, मान लो कि कोई काऊ है जो कि गर्मी के मतलब जो कि बहुत ही गर्म जगह में रहने के योग्य है, लेकिन वो ज़्यादा दूध नहीं दे पा रही है, और लेकिन एक काऊ है जो कि ठंडे स्थानों में रहती है और वो दूध काफ़ी ज़्यादा देती है। तो हम उन दोनों के बीच में, मतलब हम उन दोनों काउस के ब्रीड के बीच में हम क्रॉस करवा के हम देख सकते हैं, ताकि एक ऐसी काऊ है जो कि मतलब दोनों के गुण, मतलब उसके गुण मिक्स हो जाए। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह के हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि उनके जीन्स को हम मिक्स कर सकें। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद एमओईटी क्या होता है, मल्टीपल ओव्यूल। ठीक है, का जब हम एक यूट्रस के अंदर जब हम एमओईटी का फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एमओईटी से क्या होता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है, हम क्या करवाते हैं और इसके लिए हमें कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है। वो हार्मोन नॉर्मली हर एनिमल्स की बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, लेकिन उस हार्मोन के मतलब क्या उसका नाम है FSH। FSH की मात्रा को अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, अधिक मात्रा में ओव्यूल रिलीज होने लगते हैं, जिससे अधिक मात्रा में जैसे हमको मतलब जिस वैरायटी की हमको ब्रीड चाहिए उस वैरायटी की ब्रीड हमको प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि हम एनिमल्स को बेटर नहीं, बेस्ट क्वालिटी के एनिमल्स का हम वहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। और बेस्ट क्वालिटी के एनिमल्स का सिलेक्शन करने के बाद हम जो भी हमारा मैनेजमेंट है, चाहे वो हमारे पास एक पोल्ट्री फार्म हो, चाहे डेयरी फार्म हो, चाहे बी का फार्म हो अर्थात एपीकल्चर हो, चाहे फिशरीज का हो, तो इन सभी में क्या कर सकते हैं, जो ग्रोथ रेट है, जो हमारा सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। प्लांट ब्रीडिंग में ही पढ़नी तो सारी वही चीज़ें हैं जो कि हमने अभी तक पढ़ी है, पर प्लांट्स के जो ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं वो एनिमल ब्रीडिंग से थोड़े से ज़्यादा और इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, आपको एनिमल ब्रीडिंग को पढ़ने में जितना मज़ा आया होगा, मेरे ख्याल से प्लांट ब्रीडिंग में आपको और ज़्यादा उससे मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो पहला क्या है, प्लांट ब्रीडिंग में जो प्लांट ब्रीडिंग की जो टेक्निक्स है, एनिमल ब्रीडिंग की जो टेक्निक्स है वो तो हमने अभी हमने उसको ऐसे यूज़ करना शुरू किया है,
लेकिन जो प्लांट ब्रीडिंग की जो टेक्निक्स हैं ये ट्रेडिशनल मतलब बहुत पहले से ही पारंपरिक तौर से ये चली आती जा रही हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग हम बहुत ही पहले से कर रहे हैं। बुक में लिखा होगा लगभग 11,000 10,000 साल पहले से ही जो फार्मिंग का प्रोसेस है वो हम मतलब काफ़ी टाइम से ही हम फार्मिंग के प्रोसेस को, खेती बाड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम करते आ रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग से एक नुकसान क्या है, मतलब पारंपरिक तरीक़ों से, आप देखो एनिमल ब्रीडिंग में ही देखो, अगर आप पारंपरिक जो जैसा आपके दादा परदादा जैसे उन्होंने गाय को रखा है, जैसे अगर वही गायों को हम रखते चले आएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उससे एक डिमेरिट हो जाएगा। अभी जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू टाइप के ब्रीड वाले एनिमल्स आ रहे हैं, उन न्यू ब्रीड्स के एनिमल्स का हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने जो हमारा ग्रोथ रेट है, काउस का जो प्रोडक्टिविटी रेट है, उसको हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो उसको लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम चाहे एनिमल्स की बात करें चाहे प्लांट्स की बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग ही करते रहेंगे, पुराने खेती के जो तरीके हैं उन्हीं का अगर हम अगर हमारे द्वारा यूज़ किया जाता रहेगा, तो जिससे क्या होगा, बायोमास बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा। बायोमास का मतलब क्या होता है, जितना भी बायो का मतलब होता है जैव और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो जितना भी द्रव्यमान मतलब खेती जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मान लो अगर हमने गेहूं का खेत होगा तो गेहूं मिलेगा, तो वो जो हमको गेहूं जो मिल रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सारे ह्यूमन का उससे पेट भर जाए। अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करेंगे तो पहले क्या होता था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो सबसे बड़ी इंडिया के सामने जो समस्या थी वो थी भोजन की समस्या, पहले से ही थी बल्कि ये, क्योंकि पता है मतलब इंडिया के फ्रीडम होने के बाद, फ्री होने के बाद पॉपुलेशन लोग यहाँ के कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गए और पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा। ठीक है, जनसंख्या ने बहुत ही तीव्र गति से अपनी वृद्धि को दर्शाया। तो जनसंख्या की इतनी तीव्र गति के साथ जब जनसंख्या ने वृद्धि किया तो उसका एक दुष्परिणाम ये आया कि लोगों के पास खाने के लिए खाना ही नहीं था, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन हमारे पास जो खेत थे वो तो हमारे पास सीमित ही थे। ठीक है, तो इसमें हम कितना ज़्यादा उगाए। अगर हमने मैनेजमेंट को फिर हमने अपनाया, दैट मीन्स इस मैनेजमेंट में आपके क्या आएंगे, हमने अपने खेतों में कुछ पेस्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, मतलब जितने भी आपके पैथोजेंस को मारने के लिए जो भी दवाएं आती हैं उन दवाओं का हमने छिड़काव किया। हमने रासायनिक खाद का यूज़ किया, जहाँ पे हम अपने भोजन मतलब जहाँ पे हम अपने उन जो भी ग्रेन्स होते हैं जिसको हम स्टोर हाउस बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, उन कोल्ड स्टोरेज में हमने प्रॉपर एयरेशन को भी किया, हमने वहाँ पे भी दवा का छिड़काव किया। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, एक प्रॉपर तरीके से सब चीज़ को मैनेज करते हुए चलना। लेकिन उससे भी जो जनसंख्या पूरी जनसंख्या के लिए जो भोजन था वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। प्रॉपर मैनेजमेंट करने से बायोमास कुछ तो बढ़ा, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ा कि पूरी जनसंख्या का पेट भरा जा सके। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको कि प्लांट ब्रीडिंग में, अगर हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं चाहे एनिमल ब्रीडिंग की बात करते हैं, दोनों में ही अगर हम ट्रेडिशनली चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कि सदियों से चली आ रही है, उन चीज़ों का अगर हम यूज़ करते जाएंगे तो हमें ज़्यादा मात्रा में मुनाफा नहीं हो पाएगा। अगर हम उसमें कुछ चेंजेस भी करते हैं, कुछ प्रॉपर अच्छे तरह से कुछ उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी लाते हैं, तो भी क्या होगा, बायोमास हमारा इंक्रीज तो करेगा, लेकिन जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से पूरी जनसंख्या को सेटिस्फाइड करवाना, उसको संतुष्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्लांट ब्रीडिंग करना है। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन कैसे, प्लांट्स का प्रजनन जो कि बेस्ट हो, ठीक है, हर तरह के प्लांट्स को का ब्रीड ना करवा के जो प्लांट सबसे बेस्ट वैरायटी के हों उन प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाना, इसी को बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग ये आया कैसे, तो ये आया इंडिया में 1960 या 61 के दौरान
आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप लोग छोटे क्लासेस में होंगे तो आपको हरित क्रांति में पूरा एक लेख लिखने को भी, मतलब निबंध टाइप का लिखने को भी आया होगा कभी कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो 1960-61 के दौरान आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में किया क्या गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्लांट ब्रीडिंग के कुछ न्यू टेक्निक्स को लाया गया था। मतलब ऐसे प्लांट्स को लाया गया जो कि सीमित क्षेत्र में ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यील्ड दे सके, उसकी यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, एक प्लांट से मान लो हमको ट्रेडिशनल वे में अगर हम फार्मिंग करते हैं तो ट्रेडिशनली वो प्लांट है, हमारे दादा परदादा के द्वारा उसको सीड को, बीज को संचित करते हुए हम उसको रखते आ रहे हैं और फिर उस बीज को उगाकर हमने उससे एक पौधा बनाया और उस एक प्लांट से हमको गेहूं के मान लो 100 दाने मिले, मतलब इतना तो नहीं मिलता है, लेकिन सपोज करो कि एक प्लांट से हमको गेहूं के 100 दाने प्राप्त हो गए। ठीक, अगर हमने इतना बहुत ज़्यादा मैंने बताया, लेकिन एक सपोज, बस जस्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, 100 दाने प्राप्त हुए। लेकिन अगर हम प्लांट ब्रीडिंग के न्यू टेक्निक्स का हमने यूज़ किया तो वही एक ही प्लांट से जो गेहूं के दाने थे वो 1000 हो गए। एक प्लांट से क्या हुआ, उसने दानों की संख्या को बढ़ा दिया। तो ये हुआ कैसे, ये हुआ कुछ प्लांट्स के क्या किया गया, उनके जीन्स में इस तरह से ब्रीडिंग को किया गया, उनके जीन्स में म्यूटेशन को करवाया गया। अभी जस्ट नेक्स्ट में आपको यही चीज़ को पढ़ाने वाली हूँ कि किस तरह से हम बेस्ट प्लांट को चूज़ करते हैं पहले, फिर उन बेस्ट प्लांट के बीच में हम ब्रीडिंग को करवाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा जो भी जंगली किस्म की जो भी फसलें होती हैं, या अभी जो बरसात का मौसम है ना, तो दीवारों पे बहुत ही ग्रीन ग्रीन तरह के पूरे झाड़ पूरे चढ़ने लगते हैं। जैसे मेरे घर की तरफ हुआ है तो पूरे जंगल पूरे होने लगते हैं, पूरा एकदम चारों तरफ जब बरसात होती है तो नॉर्मली अगर आपने वो नहीं भी देखा हो तो ग्रासेस को देखो, जहाँ पे घासें होती हैं, घास का क्या कोई छिड़काव करता है कि उसके दानों का वो कुछ छिड़का। जैसे ही बरसात होती है घास उगाती है, हम घास को काटते भी हैं, उसकी सफाई भी करते हैं, फिर से कुछ दिनों बाद हम देखते हैं फिर से वहाँ पे नई घासें उगाती हैं। तो आखिर उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो उसको मरने नहीं दे रही है, ठीक है, जो उसमें इतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस पावर को ला रही है कि हम उसको काट के उखाड़ के फेंक दे रहे हैं, फिर भी वो वहाँ पे उग जा रही है। तो ऐसा होता है, कुछ उसमें ऐसे जीन्स होंगे जो कि बहुत ही मजबूत होंगे, जो कि मैंने हर सिचुएशन के लिए, हर पैथोजन के लिए वो रेजिस्टेंस होंगे। आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये तो जंगली पौधा है। जंगली पौधे को कभी ना खाद की ज़रूरत होती है, ना पानी की ज़रूरत होती है, बस वो अपने आप वो उगते हैं और काफ़ी बहुत ही रैपिड गति से वो वृद्धि करते हैं। तो जो भी ऐसा प्लांट होता है जो कि अपने आप उगता है और बहुत ही तेज़ी गति के साथ वो बढ़ता है और उसको बहुत ज़्यादा धूप, बारिश, कुछ भी आ जाए, कोई भी पैथोजन आ जाए, उसको वो उतना हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो हम बोलते हैं कि ये जंगली वैरायटी है। आखिर जंगली वैरायटी में उसको इतना पावर देने वाला ऐसा क्या चीज़ है, तो उसको ऐसा जीन्स होता है, ठीक है, क्रोमोसोम में कुछ ऐसे जीन्स मौजूद रहते हैं। हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया, उन जीन्स को पहचाना गया, उन जीन्स को रिकॉग्नाइज किया गया और उन जीन्स का ट्रांसफ़र कर दिया गया नॉर्मली क्रॉप वाली फसलों में। क्रॉप वाली मतलब जो भी फार्मिंग वाली फसलों में, मतलब जिस भी फसल का हम फार्म करते हैं, तो क्या हो गया, उनमें भी वो रेजिस्टेंस पावर वो डेवलप हो गई। ठीक, तो उसी तरह से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने में दानों का उत्पादन करते हैं। नॉर्मली ये जंगली किस्म के ही होते हैं। तो हमने वहाँ से क्या किया, उनमें जो चीज़ उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही थी, उस चीज़ को हमने वहाँ से निकाला और हमने अपने प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उस प्लांट को ही हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो हम करने लगे। तो ये थी कुछ ग्रीन रिवोल्यूशंस की कुछ टेक्निक्स। इस बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। गेहूं की कौन कौन सी न्यू वैरायटीज़ आई हैं जो कि मतलब जिनकी की यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन का नाम आपने सबने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आपको इनका नाम तो याद रहना ही चाहिए क्योंकि आप ऐसे बायोलॉजिस्ट हो।
तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भारत में गेहूं की नई प्रजातियों को इन्होंने विकसित की थी। याद रखना, इन्होंने किस पर किया था, तो भारत में गेहूं की नई प्रजातियों को MS स्वामीनाथन जी के द्वारा विकसित किया गया था। और वो गेहूं की जो नई प्रजातियां थी वो क्या हुआ था, वो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी थी। मतलब गेहूं पे हमेशा क्या हो जाता था, फंगस का अटैक हो जाता था। पिक्सूनिया नाम का आपने फंगस सुना होगा, एस्कोमाइसिटीज का ये मेंबर है पिक्सूनिया, ठीक है। तो हमेशा इस फंगस का गेहूं पर अटैक हो जाता था। तो इस फंगस से कैसे गेहूं के प्लांट्स को प्रिवेंट किया जा सके, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना अध्ययन किया और गेहूं की तरह तरह की वैरायटीज़ को इन्होंने विकसित किया और आज भी वही वैरायटीज़ चलती आ रही हैं। तो किनके द्वारा किया गया था, MS स्वामीनाथन के द्वारा। इसी इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कहाँ पर इन्होंने किया था, INSA, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। यहीं पे इन्होंने अपने सारे रिसर्च किए। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि बायो पढ़ने के बाद, नॉर्मली ये भी एक ट्रेडिशनल व्यू ही है, इसको मैं ट्रेडिशनल इसको मैं ट्रेडिशनल थॉट ही बोलूँगी कि बायो पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर बनना है, ठीक है। बायो पढ़ रहे हैं तो हम प्रोफेसर बन सकते हैं, बायोलॉजी के टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। ये एक सारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक। ट्रेडिशनल चीज़ों से बाहर निकलकर ये जो मैं आपको नए नए इंस्टीट्यूट के जो मैं आपको नाम बताती हूँ, जैसे इससे पहले मैंने आपको नाम बताया था NDRI। आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताना कि NDRI का फुल फॉर्म क्या है। NDRI का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। उसी तरह से इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है, तो यहीं पर MS स्वामीनाथन जी अपना काम करते थे। यहीं पर उन्होंने अपना रिसर्च किया और अभी मेरे कुछ दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कि यहीं पे वो अपना काम, मतलब यहीं पे वो जॉब करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे, INSA में, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप यहाँ से आप मतलब इंटर करने के बाद आप अगर आपके पास फैमिली में अगर फैमिली का सपोर्ट है और अच्छा खासा मतलब कोई पैसों की कोई उतनी दिक्कत नहीं है, अगर आप जा सकते हो इन जगहों पे, तो आप ज़रूर इन सब जगहों के भी आप इंटर के बाद फॉर्म एक बार ज़रूर डाला। और अगर एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है तो पूरा आपका करियर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काम करते थे MS स्वामीनाथन जी, और यहीं से इन्होंने क्या किया, गेहूँ की नई नई वेराइटीज़ को ये इन्होंने ईजाद किया, ठीक। उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है, इन्होंने पूरे विश्व में, इन्होंने भी काम गेहूं पे ही किया था। एक्चुअली MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ये दोनों एक साथ ही बोल सकते हो कि MS स्वामीनाथन जी नॉर्मन बोरलॉग के ऐसे स्टूडेंट थे, ठीक है। इनके अंडर में, बोरलॉग के अंडर में MS स्वामीनाथन जी का पूरा काम रहा, पूरा वर्क रहा। और उस समय नॉर्मन ये बोरलॉग मैक्सिकन गेहूं के वैरायटीज़ पर वो काम कर रहे थे। गेहूं की जो नई वैरायटीज़ हैं वो बोरलॉग द्वारा लाई गई है। तो इनको वर्ल्ड के लिए बोला जाता है कि अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, किसी प्रॉपरली किसी कंट्री का नाम ना आए तो वो क्या होगा, बोरलॉग जी होंगे। और अगर इंडिया में स्पेशली पूछा जाए कि इंडिया के कौन है, तो आएगा MS स्वामीनाथन जी का नाम आएगा। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए और मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है।